Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टबुक.com। आप सब लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के बारे में, मेनली इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के बारे में। अभी बच्चों में बहुत सारा डाउट्स है कि सीबीटी 1 का डेट्स अभी तक आया नहीं है, बट नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। बट ये एग्ज़ाम कब होने वाले हैं? अभी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं, सीबीटी के साथ साथ सीबीटी 2 का भी प्रिपेयर करने तो कब प्रिपेयर करने हैं और कौन सा बुक से करने, कैसे प्रिपेयर करने, सब बहुत सारा डाउट्स है बच्चों में। इसके साथ साथ एसएससी जेईई का भी डेट्स आउट हो गए, वो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले। फिर आरआरबी जेईई को और एसएससी जेईई को दोनों को बैलेंस करके प्रिपरेशन कैसे करने, ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए लास्ट 5 to 6 ईयर्स जो कितना भी जेईई एग्ज़ाम्स हुआ डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम्स में, वो सब क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके आपके सामने एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके आए। फिर वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सब लोग में एक मिसकंसेप्शन है कि मैं गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ या दूसरा कुछ एई एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर किया हूँ या ऑलरेडी सिलेबस मैंने ऑलरेडी पहले कवर किया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सिलेबस आपने कवर कर दिया, इस आरआरबी जेईई एग्ज़ाम बहुत आसानी होगा आपको। वो बहुत गलतफहमी है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग तरीका होता है। सिलेबस में भी सेम होगा और प्रिपेयर किया होगा, बट वो एग्ज़ाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, इसलिए उसका हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी अलग होंगे। इसलिए आप एक ऐसे दूसरे एग्ज़ाम के साथ कंपेयर मत करिए। और आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के लिए आप एस्पिरेंट हो, एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट हो, वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए एनालाइज करो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, और उसका क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम्स में टाइम भी अलग अलग होगा। सो उसके साथ आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक होने में आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फिर आज हमारा वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आज हम बहुत आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल एंड एसएससी जेईई दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और डिटेल सिलेबस ऑलरेडी मेंशन किया है, बट मैं डिटेल टॉपिक वाइज और भी एक्सप्लेन करूँगा। और कौन सा बुक से पढ़ने, कौन सा बुक से नहीं पढ़ने, आपको प्रैक्टिस कैसे करने, वो सब भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेटेज, एक एक सब्जेक्ट को कितना वेटेज आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ देखो, मैं ऑलरेडी बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो के बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक से और एक एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं और उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएंगे, फिर उसके लिए भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। सो हम वो सब आज देखने वाले, उसके साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे। अभी देखते एग्ज़ाम डेट्स, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, अभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया था आरआरबी जेईई सीबीटी 1 ये अप्रैल और मई में हो जाएगा। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जुलाई और अगस्त में एक्सपेक्टेड है। और एसएससी जेईई ऑलरेडी दिया था कि सितंबर 23 to 27 होगा। आप इधर देख सकते हो, अगर नॉर्मली जिस तरीके से आरआरबी ने बताया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, अगर मान लो ये अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद सितंबर में 23 to 27 सितंबर में एसएससी जेईई होगा। सो अगर आपने सिर्फ अभी आरआरबी जेईई माइंड में रख के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जेईई को नेगलेक्ट कर रहे हो, फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा एसएससी जेईई के प्रिपरेशन करने के लिए। हम अगर इलेक्ट्रिकल में देखेगा तो दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आपको दोनों का सिलेबस सेम है और ऑलमोस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही होगा कुछ सब्जेक्ट में। दोनों का प्रिपरेशन साथ में लेके चलना बहुत अच्छा तरीका होगा। अभी ये बात में आएंगे कि सीबीटी 1 का प्रिपरेशन करने, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करने। इधर हम देखेगा तो अगर मई में एग्ज़ाम होगा, बट उसके बाद आपको सिर्फ जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम हो सकते हैं सीबीटी 2, बीच में आपको 1-2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए सीबीटी 2 आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, इसलिए सीबीटी 2 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो इसलिए आपको अभी से सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एट द सेम टाइम सीबीटी 1 का भी आपको क्वालिफाइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में दोनों एग्ज़ाम्स को, दोनों सिलेबस को
अपने अच्छे से साथ लेकर प्रिपरेशन करना होगा। मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका अभी CBT 1 और CBT 2 का प्रिपरेशन करो। CBT 2 में इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन करने टाइम पे SSC JEE भी माइंड में रख के दोनों के साथ प्रिपरेशन करिए। अभी हम देखते हैं कि RRB JEE CBT 2 में पैटर्न क्या है। आप सबको RRB JEE CBT 1 का पैटर्न पता होगा, प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर किसी को नहीं पता, ऑलरेडी CBT 1 के ऊपर बुक्स और पैटर्न के ऊपर एक वीडियो है, आप देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि CBT 2 पैटर्न, इसमें जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस 10, बेसिक एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चंस एंड सबका मार्क्स सेम ही रहेंगे। और टेक्निकल एबिलिटीज 100 मार्क्स है। तो टोटल 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का टाइम है। उसमें 100 टेक्निकल रहेंगे और रिमेनिंग 50 नॉन टेक्निकल रहेंगे। और इस वीडियो में हमारा डिस्कशन पूरा मेनली टेक्निकली फोकस रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब तक CBT 1 का डेट ही नहीं आया, बट बहुत बच्चे लोग CBT 2 का कट ऑफ के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली अभी ये सही टाइम नहीं है कि कट ऑफ हम कितना होगा CBT 2 का एक्सपेक्ट करना। और ये लास्ट ईयर से कंपेयर भी मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न का और इस ईयर पैटर्न का बहुत सारा चेंजेस हो गए। सो हम देखते हैं कि वो चेंजेस क्या है और कट ऑफ के ऊपर उसका इफेक्ट कैसे रहेगा। चलिए देखते। सो लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली देखेगा तो लास्ट टाइम ओनली एक एग्जाम होता था, बट इस बार 2 स्टेज एग्जाम हो रहे हैं। जैसे आपको पता है CBT 1 हो रहा है, उसके बाद CBT 2 होगा। नेक्स्ट वेटेज। सो अगर हम लास्ट टाइम देखें, लास्ट टाइम टोटल 150 क्वेश्चंस थे, उसमें 90 टेक्निकल एंड 60 नॉन टेक्निकल एंड ओनली 1 पेपर होता था। बट अभी CBT 1 CBT 2 हो रहा था और CBT 2 मेन मेरिट बेस्ड है। और CBT 2 में इस बार 100 टेक्निकल प्लस 50 नॉन टेक्निकल एंड उसके बाद सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच इंजीनियरिंग ग्रुप। लास्ट टाइम क्या होता था, अगर आप मैकेनिकल से हो या चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, बट सब ब्रांचेस के लिए ये कॉमन पेपर होता था। बट अभी सब अलग अलग इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए एक अलग क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम क्या होता था कि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कम होते थे, क्योंकि हम मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक का भी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ेंगे और मैकेनिकल का भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा और सिविल का भी। इसलिए लास्ट टाइम क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कम होता था, बट इस बार अलग क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, इसलिए लेवल भी इस बार ज़्यादा होंगे। इसका इफेक्ट कट ऑफ पे ज़रूर पड़ेगा। और इसके साथ साथ लास्ट टाइम हम रिमेनिंग स्ट्रीम्स का, रिमेनिंग इंजीनियरिंग ग्रुप्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट अभी टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल ट्रेड का आ रहा है, इसलिए इसका भी इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। इसलिए लास्ट ईयर कट ऑफ से बिल्कुल जज मत करना, अभी आपका प्रिपरेशन पे ही कंसंट्रेट करना, आपका बहुत अच्छा ही होने वाला है। सिर्फ आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना। नेक्स्ट, लास्ट टाइम कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, बट इस बार कैलकुलेटर अलाउड है। सो कैलकुलेटर इफेक्ट कैसे पड़ेगा कट ऑफ पे। लास्ट टाइम कैलकुलेटर नहीं था, इसलिए न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा नहीं गया था। अगर न्यूमेरिकल्स पूछा गया था वो भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट इस बार कैलकुलेटर अलाउ किया था। सो हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल्स भी 1-2 क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, लास्ट टाइम स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं किया था, इस बार स्पेसिफिक सिलेबस भी मेंशन किया था। सो हम डिटेल सिलेबस दिया हुआ, बट हम और भी डिटेल हम उस पूरा सिलेबस का एनालाइज करेंगे। अभी तक हम RRB JEE पैटर्न क्या है और उसका लास्ट टाइम से अभी तक क्या चेंजेस आए वो हम देखा। अभी हम देखते हैं कि SSC JEE एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिर दोनों एग्ज़ाम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम साथ में उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC JEE में 2 पेपर 1 में जो होगा सितंबर में, उसमें 50 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा 50 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स का आएगा। और नेक्स्ट पार्ट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स आएंगे सेम। सो नॉन टेक पार्ट डिफरेंट है, उधर RRB JEE में 2 आवर्स 150 क्वेश्चन से 100 + 50, बट हियर 2 आवर्स 200 क्वेश्चन से 100 + 100 टेक्निकल एंड 100 नॉन टेक्निकल। अभी हमने पैटर्न देखा SSC और RRB JEE का, दोनों को हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। सो व्हाट इज सेम इन बोथ RRB JEE एंड SSC JEE, दोनों में क्या सेम है अभी तक हमने देखा नहीं सिलेबस, बट मैं आगे स्लाइड में देखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ओनली इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में सिलेबस इज सेम फॉर बोथ RRB JEE एंड SSC JEE, पूरा सिलेबस सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट मे बी द डिफरेंट, फिर दोनों सिलेबस सेम है, फिर एग्जाम में क्या डिफरेंट हो सकते हैं। पहले डिफरेंस ये है कि दोनों में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, बट वो 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन है। आरआरबी में टोटल 2 आवर्स के एग्जाम है, 150 क्वेश्चन है। एसएससी में टोटल 2 आवर्स बट 200 क्वेश्चन। सो इससे हम ये पता लगा सकता है कि आरआरबी में थोड़ा सा एसएससी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, या कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा पूछा जा सकते हैं, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। और नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी डिफरेंट इन सम सब्जेक्ट्स। हम अगर सिलेबस देखें, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ऑलमोस्ट सब जेई एग्जाम से ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएंगे, बट जबकि वो आएगा पावर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दोनों एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स और कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स हो गए, बट पावर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल मशीन से एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। जो एसएससी जोई के लिए जो पोस्ट प्रोफाइल होगा उसके रिलेटेड थोड़े एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। आरआरबी जेई जो रेलवेज के रिलेटेड एप्लीकेशंस होगा, जो आपका जो मेन कोर का काम होगा, आप जो काम करने वाला हो, सो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सो कुछ सब्जेक्ट्स में वो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। मोर न्यूमेरिकल में अपीयर इन आरआरबी जेई कंपेयर टू एसएससी जेई एज कैलकुलेटर इज अलाउड इन आरआरबी जेई। ऑलरेडी मैंने बात किया था इसके बारे में, कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए न्यूमेरिकल ज़्यादा भी आ सकता है और थोड़ा सा लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। सो इसके बाद हमें ये समझ में आ गया है कि दोनों में किधर सेम है किधर नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है और टाइम थोड़ा डिफरेंट है, लेवल का ही फर्क रहेगा, बट ऑलमोस्ट आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो सेम ही रहेगा सब सब्जेक्ट्स में। इसलिए आपका दोनों साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए अभी हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सो जो सिलेबस में मेंशन किया था, एक्चुअली टोटल 11 पॉइंट्स मेंशन किए थे। उसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट सर्क्यूट्स लॉ, मैग्नेटिक सर्क्यूट्स, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स एंड जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विचगेयर एंड प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हम एक बार सिलेबस देखें, इसमें ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स कोर इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट नहीं है, बट रिमेनिंग जो स्टेट जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट रेलवेज में और एसएससी जेई में कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ही इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली जो गिवन सिलेबस था उसमें थोड़ा डिटेलली आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बट इसमें हम थोड़ा मैच कर सकते हैं। हम देखें इधर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्क्यूट लॉस एंड एसी फंडामेंटल्स, जो 1, 3, 4 हो गया, ये सब हम नेटवर्क थ्योरी में हम पढ़ते हैं नॉर्मली। मैं बोल सकता हूँ ये सब नेटवर्क थियरी हम नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे। और ये मैग्नेटिक सर्क्यूट्स, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स हम पढ़ते हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स, ये दोनों हम मैच कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और नेक्स्ट जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, ये सब हम बोल सकते हैं कि पावर सिस्टम्स। सो जो ऑफिशियल सिलेबस दिया था वो डिप्लोमा वालों के हिसाब से तो बहुत फेमिलियर होंगे वो चैप्टर के नेस, बट मैं भी अभी क्लब कर रहा हूँ, वो बीटेक वालों को बहुत इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग, ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। सो मे बी बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा नया होंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट होंगे। फिर इसमें कितना वेटेज होगा और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फाइनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये हम पूरा देख लिए सिलेबस है दोनों, ये पूरा सिलेबस दोनों एग्जाम के लिए सेम है। अभी हम देखने वाले हैं कि वेटेज क्या होगा। अब तक हम पूरा सिलेबस देख लिया,
बट हमें प्रिपरेशन करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक एक सब्जेक्ट से नॉर्मल हम कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सो फिर हमारे प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज कर सके, जो इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट से मैं इतना कर चुका हूँ, सो फिर हमें एक आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं इतना क्वेश्चंस तक मैं स्कोर कर पाऊँगा। सो मैंने ऑलरेडी क्लब किया था पहले नेटवर्क थ्योरी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर हम 25 to 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैग्नेटिक सर्किट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सो 8 to 10 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो मेजरमेंट्स है इससे भी हम 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल मशीन से वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बेसिक नेटवर्क थ्योरी हो गया और इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स, ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स है, सो वेटेज भी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल मशीन से अराउंड 20 to 27 क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। एंड पावर सिस्टम से 10 to 15 क्वेश्चंस, जो एस्टिमेशन कास्टिंग हो या इस और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें थोड़ा वेटेज कम रहेगा कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। सो एस्टिमेशन कास्टिंग से 3 to 6 क्वेश्चन होगा अराउंड, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 to 7, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 6 to 10 क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। हम अभी सिलेबस देख लिया, अब वेटेज भी देख लिया, अभी हम देखते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और किस बुक से ये हम पढ़ना है। अभी हम देखते हैं बुक्स। इधर जो बुक्स मेंशन किया था मैं, बोथ डिप्लोमा वालों को और बीटेक वालों को, दोनों को मैं कंसिडर करके मैं बुक्स मेंशन किया था इधर, क्योंकि एक्चुअली जेई एग्जाम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का जो जरूरी नहीं है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लैंग्वेज में हमको समझ में आना चाहिए, इसलिए बहुत बेसिक बुक्स आपको मैंने मेंशन किया था। जो भी मैंने बुक्स अब मेंशन किया, आप बीटेक लोग पढ़े होंगे और डिप्लोमा जो किए वो लोग भी एक बार पढ़े होंगे। सो हम देखते चलिए। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, सर्किट लॉस हो गया, एसी फंडामेंटल्स, मैंने बताया कि तीनों इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी का अंडर आएगा। सो मैंने ये तीनों के लिए भी एक बुक है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई वीके मेहता एंड रोहित मेहता। सो मैंने इधर जो ऑफिशियली सिलेबस दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैंने इधर बुक का नाम मेंशन किया था, इधर उसमें हमें क्या पढ़ना है। सो ये बुक के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके एक चैप्टर है, डीसी सर्किट्स, वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडर ये 3 चैप्टर से बुक में जो है वो कवर होंगे। नेक्स्ट सर्किट लॉस का अंदर ये नेटवर्क थ्योरम्स है, नेटवर्क थ्योरम्स करके एक चैप्टर है इसी बुक में, वो नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर आपको किरचॉफ लॉस भी कवर हो जाएंगे। एसी फंडामेंटल्स, नेक्स्ट एसी फंडामेंटल्स के भी सेम बुक है, पूरा नेटवर्क थ्योरी का बुक है, उसमें एसी फंडामेंटल्स, सीरीज एसी सर्किट्स, फेजर अलजेब्रा, पैरेलल एसी सर्किट्स, पॉलीफेज सर्किट्स, एसी नेटवर्क एनालिसिस, और उसमें रेजोनेंस भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स। इसी बुक में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी अवेलेबल है, और उसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक है, मैग्नेटिक सर्किट्स है, जो कि मैग्नेटिक सर्किट्स में डिफरेंट मैग्नेटिक सर्किट्स और डिफरेंट कॉइल्स है, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लॉस क्या होगा, उसका एप्लीकेशंस क्या होगा, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सेम बुक है, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स है, गलत लिखा हो, हाँ। सो इधर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का जो टॉपिक है वो एक चैप्टर रहेगा, वो पूरा सिलेबस उसमें ऑलमोस्ट कवर्ड है। सो आप वो बुक आप प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए सो एक बुक है, ऑलमोस्ट सब बीटेक फर्स्ट ईयर में इसे रेफरेंस के लिए, बेसिक्स के लिए आप तो पढ़े होंगे। सो ये टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, इसमें BL तरीजे में 4 डिफरेंट वॉल्यूम्स में पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर किया है। उसमें जो वॉल्यूम 2 है वो डीसी मशीन्स के बारे में बात करते हैं। सो उसमें हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन, स्टार्टिंग बेसिक्स में एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद डीसी जनरेटर्स, डीसी मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर्स एंड सिंगल फेज मोटर्स। सो और नेक्स्ट सिंक्रोनस मशीन्स, सो ये भी उसी बुक में इंक्लूडेड है। सो और जो टॉपिक्स है अल्टरनेटर्स एंड सिंक्रोनस मोटर्स, ये सिंक्रोनस मशीन्स के अंडर अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर्स आते हैं, ये दोनों वो बुक में कवर्ड है। सो अभी हम देखते हैं कि पावर सिस्टम्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम्स वीके मेहता एंड रोहित मेहता ये बुक है,
उसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जनरेटिंग स्टेशंस, पावर जनरेटिंग स्टेशन से, वेरिएबल लोड एंड पावर स्टेशंस, वेरिएबल लोड एंड पावर स्टेशंस मतलब लोड के साथ साथ पावर स्टेशन में फैक्टर्स कैसे चेंज होगा, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सबका बारे में हम उधर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम्स, सो और ट्रांसमिशन सिस्टम्स, हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब सप्लाई सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ वायर हेडलाइंस, उसमें इंसुलेटर्स एंड केबल्स भी आपको कवर हो जाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन्स का पूरा परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे वो इसमें कवर होगा। अंडरग्राउंड केबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, फॉल्ट एनालिसिस, सर्क्यूट ब्रेकर्स एंड प्रोटेक्टिव रिलेस, पूरा प्रोटेक्शन इसमें आपको कवर हो जाएगा। फ्यूजेस भी इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि आपको बीटेक में इतना ध्यान नहीं दिया होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, कुछ लोगों के सब्जेक्ट भी नहीं है। सो ये कुछ लोगों के बहुत नया सब्जेक्ट है। सो हम ये बुक है जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय एस शिवनागराजू। सो ये लोकल बुक है, बट इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको थ्योरी दिया हुआ, उसके साथ साथ आपको एक चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू भी दिया हुआ आपको प्रैक्टिस के लिए। सो आपका प्रैक्टिस में और थ्योरी पढ़ने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें हम जो पढ़ने इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो मेंशन नहीं किया है रेलवेज ने, बट इलेक्ट्रिक ड्राइव्स करके मेंशन किया, उसी में भी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में पूछा जा सकता है। वो रेलवेज में अब डायरेक्ट ट्रैक्शन मतलब रेलवेज है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आरआरबी जेई के लिए। एसएससी जेई के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक हम इस वीडियो में आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न देखा था और सिलेबस क्या है और कौन सा बुक्स पढ़ने, किधर से पढ़ने, हम ये सब डिटेली डिस्कस किया था। अभी हम सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे। वो करने से पहले हम थोड़ा जेई एग्जाम्स में नॉर्मली किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे प्रिपरेशन करने थोड़ा आइडिया हम देख लेते हैं। फिर इसीलिए लास्ट 6-7 साल का कितना भी जेई एग्जाम्स हुआ डिफरेंट स्टेट्स में हुआ था, और प्रीवियस एसएस जेई क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस आरआरबी जेई क्वेश्चन पेपर्स, ये सब एनालाइज करके जेई एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे वो 4 टाइप हम डिवाइड किए। फिर वो अभी देख लेते हैं कि वो 4 टाइप्स कौन सा है। चलिए अभी देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जेई एग्जाम्स। जो फर्स्ट टाइप है थियरिटिकल टाइप, दूसरा कॉन्सेप्चुअल, तीसरा न्यूमेरिकल एंड फोर्थ फैक्ट्स बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। थियरिटिकल क्वेश्चंस ये होते हैं एग्जाम में हमको सीधा सा क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। अगर हमने कभी वो पढ़ चुके हैं तो हम सीधा 2-3 सेकंड्स के अंदर वो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये होते हैं हमने जो भी पढ़ा उसको समझने का ज़रूरत है बहुत, और उसको एग्जाम में अप्लाई करना भी होगा। सो हमने ये 2-3 सेकंड में एक क्वेश्चन कर नहीं सकते, और इसको एटलीस्ट 30 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अच्छे से समझ के पढ़ना होगा और उस एग्जाम में अप्लाई करना होगा, तभी हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मीन्स जो हमें आपको पता है जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, या फार्मूला के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना होगा। सो फोर्थ वन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड। नॉर्मली हम यही एग्जाम्स हो जो हायर लेवल एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते, बट हम जेई टाइप एग्जाम्स में या टेक्नीशियन टाइप एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस हम ज़्यादा देख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा या कोई याद रखने वाली चीज़ आपको क्वेश्चन रूप में मिलेंगे। सो उसमें क्या होगा कि आपको नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ, का पोल का हाइट ट्रांसमिशन लाइन्स इंस्टॉल करने टाइम पे, सो आपका ये पोल का हाइट कितना होना चाहिए या इंसुलेटर का रेटिंग कितना होना चाहिए, ये से रेटिंग्स और वो एस्टिमेशन टाइप क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बात किया था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले उस सब्जेक्ट में। चलिए अभी देखते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हर एक टाइप का, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल ए पावर सोर्स डिलीवर मैक्सिमम आउटपुट टू द लोड। सो ये क्वेश्चन है सीधा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट पता है, आपको सीधा सा आंसर कर सकते हो। ऑप्शन 3 देख सकते हो, व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स। सो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का सीधा सा स्टेटमेंट है, आप इजीली कर सकते हो। सो इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्क्राइब किया है थियरिटिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट या बोथ करंट एंड वोल्टेज। ये भी आपको
ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिक ऑपरेशन पता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है आपको पता है, आप सीधा आंसर कर सकते हो। सो पहले आपने देखा था स्टेटमेंट के ऊपर आया था क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, फिर सीधा आप आंसर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर कैलकुलेशन ऑफ ए 3-phase बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ बोथ द वाटमीटर शो ए पॉजिटिव रीडिंग। हम नॉर्मली 2 वाटमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बट इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला में याद रख लेते हैं कि इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स W1 माइनस W2 इंटू √3 बाई W1 प्लस W2। सो ये फॉर्मूला है, हमें एक तो ये फॉर्मूला याद रखते हैं, और दूसरा डिफरेंट कंडीशन W1 W2 डिफरेंट कंडीशंस के लिए पावर फैक्टर क्या होगी। अगर W1 इक्वल W2 हो गया, फिर पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इधर फाई 0 हो जाएगा। सो डिफरेंट कंडीशन के लिए हम पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या दिया था, दोनों W1 एंड W2 दोनों वाटमीटर्स पॉजिटिव दिखा रहे, बट कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है और दोनों इक्वल है कि नहीं हम ये नहीं पता। सो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, बट इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल टाइप भी बोल सकते हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी कैटेगरी में भी हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वायर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms। सो मुझे फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू ρL बाई A, ठीक है। सो द वायर इज स्ट्रेचड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस। जो लेंथ है वो न्यू लेंथ लेट L2 इक्वल टू 2L1, ये दिया था क्वेश्चन में। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, R इक्वल टू ρL बाई A, सो L डबल हुआ था, फिर हम बताएंगे कि आंसर ट्वाइस हो जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था उसका ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लेंथ तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट रिमेनिंग फैक्टर्स पे कैसे पड़ रहे हैं। रो तो चेंज नहीं होगा डायमेंशन के साथ। नेक्स्ट एरिया, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो एरिया में चेंजेस आएंगे, फिर वो कितना एरिया चेंज होगा, फिर फाइनल आंसर हमें निकालना पड़ेगा। सो इस टाइप का क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द क्रिटिकल करंट फॉर ए वायर ऑफ ए मटेरियल दैट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 2 mm at 8 Kelvin. If the critical temperature for the material is 12 K, the magnetic field is, and the magnetic field is given. So तो मैग्नेटिक फील्ड दिया था, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डायोमीटर्स दिया था। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन न्यूमेरिकल है। सो हम इस क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में बोल सकते हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन करना सीधा आंसर कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि नंबर्स याद रखना पड़ेंगे कि फैक्ट बेस्ड। एज पर IE रूल्स, the maximum allowable variation between declared and actual voltage at consumer premises should be। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है, आपको जो IE रूल्स है वो पूरा आपको कितना भी सिलेबस में आने वाले वो सब आपको याद रखना पड़ेंगे। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें किस में डालते हैं कि फैक्ट बेस्ड या मेमोरी बेस्ड, क्योंकि हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउसेस इन द रेंज ऑफ। सो घर पे जो इल्यूमिनेशन लेवल है उसका रेंज क्या हो सकता है। सो ऑप्शन दिए 10 to 20, 30 to 50, 40 to 75, 100 to 140। सो हमें डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इल्यूमिनेशन कितना हो सकते हैं, अगर ये सब टेबल हमें याद रखा तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। अब तक मैंने कि जेई में कितना भी क्वेश्चंस आने वाले वो कितना टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक एक टाइप का मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाया। सो मुझे लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा बढ़ गई होगी कि जेई में कितना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट में टॉपिक के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक पे कौन सा किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाले और किस टाइप का प्रिपरेशन उसके चाहिए होगी, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन भी अलग होगा, क्योंकि किस में कॉन्सेप्चुअली हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, किसी में हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस का जरूरत है, किसी में हमें याद रखने की जरूरत है, फिर याद रखने तो कैसे याद रखेंगे इजीली, ये सब हम अच्छे से सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम एक एक सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे और उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर मैं आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं थोड़ा एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जेईई लेवल एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना होगा और आपका थियरिटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होना होगा।
उसमें आपका डिस्कशन, आपका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ये ग्रुप में प्रिपरेशन करेगा तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको डेली आपको डिस्कशन होगा। आप डिस्कशन में आपको बहुत ज़्यादा याद रख सकते हो आप, इसलिए आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आज का ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए, और आगे मेरा आने वाले सब्जेक्ट वाइज वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका प्रिपरेशन में अच्छा पार्ट प्ले करने वाले, तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।